आज का आपका विषय है राजस्थान की अन्य सभ्यताएं। आपका प्रश्न पत्र है राजस्थान का इतिहास और उसके अंतर्गत राजस्थान की अन्य सभ्यताओं में अभी तक आप लोग कालीबंगा, आहड़ और बैराठ के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इनके अलावा भी राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में हमें प्रागैतिहासिक राजस्थान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इन साक्ष्यों के आधार पर ही सभ्यताओं या स्थान के अनुसार उन सभ्यताओं, उन संस्कृतियों की विशेषताएं हमें कुछ परिवर्तित प्राप्त होती हैं। कुछ सभ्यताएं ऐसी हैं जो कि अपने से पूर्व प्राप्त सभ्यताओं से मेल रखती हैं, लेकिन कुछ अलग हैं। सबसे पहली सभ्यता इसके अंतर्गत हम लेते हैं गणेश्वर सभ्यता। यह सभ्यता राजस्थान के सीकर जिले के नीमका थाना तहसील में प्राप्त हुई है। कांतली या काटली नदी, जो कि एक मौसमी नदी है, मौसमी का तात्पर्य होता है बरसात में बहने वाली नदी, और इसका उद्गम स्थल है खंडेला की पहाड़ियाँ। इसी के उद्गम स्थान पर हमें गणेश्वर सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस सभ्यता का उत्खनन 1972 से 78 के मध्य हुआ। 1977 में रत्नचंद्र अग्रवाल के निर्देशन में यह सभ्यता प्रकाश में आई। कार्बन रेडियो पद्धति के आधार पर, जिसे C14 भी कहते हैं, इसका समय 2800 ईसा पूर्व यानी कि आज से 4800 वर्ष पूर्व माना गया है। चूँकि गणेश्वर की सभ्यता बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे अन्य नाम भी दिए गए हैं। इसे प्राचीन ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा गया है। ये माना गया है कि यहाँ से प्राप्त ताम्र उपकरण अब तक भारत में प्राप्त सबसे प्राचीन ताम्र उपकरण हैं। इस आधार पर इसे भारत के ताम्र सभ्यताओं की जननी माना गया है। इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहा गया है। इसका एक प्राचीन नाम वीरभान का वास भी है। और गणेश्वर सभ्यता, ये आपको पहले ही बता दिया गया। अब हम लेते हैं यहाँ से उत्खनन में हमें क्या क्या सामग्री प्राप्त होती है। उत्खनन में हमें विविध प्रकार की वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। इनमें सबसे पहले हम लेते हैं पाषाण उपकरण। राजस्थान में भी मानव सभ्यता का जो प्रारंभ माना जाता है वो मध्य पाषाण काल के प्राप्त औजारों से प्रारंभ माना जाता है। गणेश्वर में भी ऐसे कुछ औजार हमें प्राप्त होते हैं, जैसे पत्थर के नोक वाले तीक्ष्ण धारयुक्त फलक, कुंठित फलक, खुरचनी, वलय, छड़, चंद्राकार व गोल फलक। ऐसे पाषाण उपकरण हैं जो हमें गणेश्वर से प्राप्त हुए हैं। बहुतायत से जो यहाँ से हमें उपकरण प्राप्त होते हैं वो है ताम्र उपकरण, क्योंकि इसे ताम्र सभ्यता का केंद्र कहा गया है, तो ताम्र उपकरण बहुत अधिक प्राप्त होते हैं। ऐसे में ये ताम्र उपकरण के प्राप्त होने का एक कारण ये भी माना जाता है कि ये जो क्षेत्र है, ये खेतड़ी, जो कि ताम्र उत्पादन का बहुत बड़ा क्षेत्र है प्राचीन काल से ही, उसके नज़दीक होने के कारण ये माना जाता है कि यहाँ तांबे की पूर्ति खेतड़ी से होती थी। ताम्र धातु के उपकरणों में बाण और बर्छे की नोक, मछली पकड़ने के कांटे, एक कुल्हाड़ी, उस्तरे के फलक, अंगूठियाँ, कंगन, केशपिन, अंजन लगाने की सलाइयाँ, और सबसे महत्वपूर्ण है एक दोहरी पेचदार सिरा वाली पिन। यहाँ से हमें लगभग 50 मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त होते हैं। 400 बाणाग्र प्राप्त होते हैं। बाणाग्र क्या होते हैं? बाण के आगे की नोक, जिससे पता चलता है कि इस काल में शिकार में प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। मछली पकड़ने के कांटों से हमें ये ज्ञात होता है कि कांतली नदी, जो कि आज के समय में मौसमी नदी है, किसी समय उसमें बहुतायत से पानी बहता था और ये लोग वहाँ से मछली पकड़ने का कार्य करते थे। मछली इनके भोजन का भी अंग थी और हो सकता है व्यवसाय का भी एक अंग रही हो। तांबे की एक कुल्हाड़ी भी यहाँ से प्राप्त होती है। और सबसे महत्वपूर्ण है दोहरी पेचदार सिरा वाली पिन। ऐसी पिन हमें मध्य एशिया की सभ्यताओं से अधिकांशतः प्राप्त होती है।
3000 ईसा पूर्व ऐसी पिन पश्चिमी और मध्य एशिया से मिलती है, तो ये माना जाता है कि वहाँ पर निर्यात यहाँ की सभ्यता से ही किया गया होगा। यहाँ से हमें ताम्र भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं जिनमें तांबे को गलाया जाता था और लगभग 1000 छोटे छोटे तांबे के टुकड़े प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि ताम्र उद्योग का प्रमुख केंद्र भी था। अब नेक्स्ट लेते हैं मृद भांड। मिट्टी के बर्तन मानव ने अपनी सभ्यता के विकास के साथ साथ अपने ज़रूरत के अनुसार उसने बनाने शुरू किए। तो यहाँ भी मिट्टी के बर्तन मानव ने बनाए। यहाँ जो मिट्टी के बर्तन ज़्यादातर प्रयोग किए गए वो कपिशवर्णीय बर्तन हैं। यहाँ से हमें घरेलू और अन्य उपयोग में आने वाले बर्तन दिखाई देते हैं। हड़प्पा पूर्व संस्कृति की परंपरा में हल्के लाल रंग के पतले बर्तन हैं जिन पर हल्की काली और सफ़ेद चित्रकारी की गई है। इसके अलावा संग्रह के बर्तन भी हैं, जैसे संग्रहण के मर्तमान हैं। इसके अलावा घरेलू कार्यों में कलश, तसले, प्याले, ढक्कन, हांडी, इस तरह के बर्तन हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है कि यहाँ के जो बर्तन प्राप्त हुए हैं वो थोड़े अलग तरह के हैं। जैसे कलश की गर्दन और मुंह के मध्य पकड़ने के हत्थे लगे हुए हैं। प्यालों के एक समूह के आधार पर पैर बनाए गए हैं। कुछ बड़े तसलों पर भी क्षितिज अथवा उद्र्ग्र हैंडल जोड़े गए हैं और प्याले और तसले चौरस, चक्रिक और छल्ले का आकार लिए हुए हैं। ताम्रपाषाण युग की संस्कृतियों में ऐसे बर्तन नहीं पाए गए जो बर्तन हमें गणेश्वर से प्राप्त होते हैं। यहाँ पर कुछ पशु पक्षियों की अस्थियाँ भी हमें प्राप्त होती हैं। इन पशु पक्षियों की प्राप्त अस्थियों के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। घरेलू पशु, नगर के समीप रहने वाले पशु और जंगली जानवरों में खाए जाने वाले पशु। पहले घरेलू पशु यानी कि जो घर में पाले जाते थे, पशुपालन के आधार पर इनका महत्व था, जैसे गाय, बैल, भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ता, गधा, मुर्गा आदि। नगर के समीप रहने वाले जैसे सूअर, जंगली जानवरों में खाए जाने वाले जैसे नीलगाय, हिरण, मछली, भेड़, बकरे, बनेला, खरहा, बतख आदि। इन पशुओं की अस्थियों पर चोटों के निशान प्राप्त हुए हैं। इनके आधार पर ये माना जाता है कि मात्र पशुपालन ही नहीं, अब तो मांसाहार भी उस समय में लोग करते थे। अब लेते हैं यहाँ के भवन। यहाँ ईंटों के स्थान पर पत्थर के मकान हमें प्राप्त होते हैं। संग्रहण के गड्ढे, फर्श और छिद्रों की जगह के साथ साथ इनमें लकड़ियों का प्रयोग स्पष्ट झलकता है कि कई जगहों पर जैसे मौर्य काल में लकड़ियों का प्रयोग किया जाता था, यहाँ भी शायद लकड़ियों का प्रयोग किया जाता था। सबसे महत्वपूर्ण है जो चीज़ कि यहाँ पर नदी की बाढ़ को रोकने के लिए एक पत्थर की मजबूत दीवार बनाई गई है। ये माना गया कि मानव बस्ती में नदी में जब पानी ज़्यादा आ जाता होगा तो मानव बस्ती में भी वो पानी बाढ़ के रूप में आता होगा और इसीलिए उस बाढ़ को रोकने के लिए पत्थरों को जोड़कर एक मजबूत दीवार का निर्माण यहाँ पर किया गया है। कांतली नदी के किनारे लगभग 300 स्थानों की ऐसी खोज हुई है जो गणेश्वर से संबंधित थे। अब ये 300 स्थान ये माना जाता है जयपुर, भरतपुर, अलवर, इन क्षेत्रों में भी इस सभ्यता गणेश्वर सभ्यता का विस्तार था। गणेश्वर सभ्यता के पश्चात अगली सभ्यता हम लेते हैं बालाथल की सभ्यता। बालाथल उदयपुर जिले से 42 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बल्लभनगर तहसील के एक गांव बालाथल से प्राप्त हुई है। इस टीले का उत्खनन 1993 में प्रोफेसर VN मिश्रा के निर्देशन में हुआ। यहाँ पर करीब 1600 वर्ग मीटर क्षेत्र का जब उत्खनन हुआ तो वहाँ पर बालाथल सभ्यता प्राप्त हुई। ये चीज़ याद रखने योग्य है कि बालाथल सभ्यता आहड़ सभ्यता या जिसे हम बनास नदी घाटी सभ्यता कहते हैं उसी का एक भाग है, उसी का विस्तार है। इस ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता का समय भी कार्बन तिथि के अनुसार 3700 ईसा पूर्व निर्धारित
किया गया है। ये माना जाता है, इसका मतलब मेवाड़ में 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति विकसित हो चुकी थी। यहाँ की खुदाई की पश्चिम दिशा में 2 भवनों के अवशेष प्राप्त होते हैं और उन भवनों के अवशेषों के बीच में एक 2 मीटर की गली है और पूर्व और पश्चिम में स्थित भवन की संरचनाओं के बीच में 2.80 मीटर चौड़ी रास्तानुमा जगह मिलती है, जो संभवतः आवास स्थल का मुख्य मार्ग रहा होगा। आप लोगों को याद हो, कालीबंगा के संदर्भ में भी ये चीज़ आपको बताई गई थी कि मकान एक दूसरे से सटे हुए नहीं होते थे, मकानों के बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती थी। तो ऐसा ही यहाँ भी प्रतीत होता है। एक भवन ऐसा प्राप्त हुआ है जिसमें 11 कमरों की रचना प्राप्त होती है, जो ताम्रपाषाण काल की द्वितीय अवस्था में निर्मित हुए हैं। इनके अतिरिक्त एक दुर्ग जैसे भवन के चिन्ह भी हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। यह दुर्ग मिट्टी की मोटी दीवार से बना हुआ था। इस दीवार के बाहर और अंदर आधे गड़े हुए पत्थर लगे हुए हैं। दीवार की मजबूती के लिए आयताकार बुर्जियां बनी हुई थीं। इस दुर्ग जैसे भवन का कुल क्षेत्रफल 450 वर्ग मीटर के लगभग था। इस संस्कृति की तीसरी अवस्था में भवन की दीवारें मिट्टी की ईंटों से बनी हुई मिलती हैं। यह ईंटें कच्ची हैं, जिनका नाप 30 × 15 × 9 सेंटीमीटर है। यहाँ से हमें तांबे के उपकरण भी प्राप्त होते हैं, इसीलिए इसे ताम्रपाषाण संस्कृति कहते हैं। यहाँ के तांबे से बने उपकरणों में कुल्हाड़ी, चाकू, छेनी, उस्तरा, बाण के फलक प्रमुख हैं। यहाँ पत्थर के बने औजार हमें बहुत कम मिलते हैं। इसका कारण ये माना जाता है कि यहाँ के लोगों को तांबा सहज उपलब्ध था। यहाँ से तांबे के आभूषण भी प्राप्त होते हैं, जैसे कानों में पहनने के कर्णफूल, गले के लिए हार की लटकन आदि। यहाँ के लोग कृषि करना जानते थे। कृषि, पशुपालन और शिकार, ये 3 उनकी जीविका के प्रमुख साधन थे। गेहूँ, जौ, दालें और सरसों की खेती मुख्यतः की जाती थी। गाय और बैल पालतू पशु थे। यहाँ से हमें लौह काल के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। आहड़ संस्कृति की तरह पत्थर से बने आयताकार भवनों की दीवारें यहाँ से लौहकालीन अवशेषों में प्राप्त होती हैं। यह दीवारें बांस और लकड़ी की खपच्चियों से बनी हुई थीं, जिन पर मिट्टी और गोबर का प्लास्टर कर दिया जाता था। आपको ध्यान हो, आहड़ संस्कृति में भी बड़े कमरों को छोटा करने के लिए बांस की पर्दी का प्रयोग किया गया था। यहाँ से लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह मिलते हैं, जिनके समीप मिट्टी से बनी बेलनाकार आकृति विद्यमान है, जिनकी सतह पर क्वार्ट्ज पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े लगे हुए हैं। इन पत्थर के टुकड़ों को लगाने का उद्देश्य ताप को और अधिक तापित करने अथवा भट्टी के तापमान को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए किया गया था। बैराट के पश्चात अगर हमें किसी स्थान से बुने हुए कपड़े के अवशेष प्राप्त होते हैं तो वो बालाथल है। यहाँ लौहकाल के स्तर से बने हुए वस्त्र के अवशेष का मिलना स्पष्ट करता है कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बालाथल के लोग वस्त्र बुनने की तकनीक जानते थे। यहाँ से 3 तांबे के सिक्के, 2 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तांबे के सिक्के ढलवा है, एक ओर हाथी, दूसरी ओर 3 पहाड़ियाँ और चंद्रमा बना हुआ है। यह सिक्के 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। मुद्राओं पर वृषभ, गाड़ी का पहिया, 3 पहाड़ियाँ और चंद्रमा उत्कीर्ण किए गए हैं। लौहकाल के स्तर से लाल रंग का मृदभांड मिला है। इसके ऊपरी किनारे पर ब्राह्मी लिपि में म खुदा हुआ है। इससे पता चलता है कि उत्तर मौर्य काल में यहाँ ब्राह्मी लिपि का प्रचलन था। इसके पूर्व यहाँ कौन सी लिपि प्रचलित थी, इसके हमें साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। बालाथल की विशेषताएं क्या हैं? प्रारंभिक स्तर पर हड़प्पा संस्कृति से स्वतंत्र संस्कृति यहाँ विकसित थी। आहड़ के सभ्यता के बाद का स्तर था
यह संस्कृति अपने भवन संरचनाओं में प्रस्तर खंडों और मिट्टी की ईंटों के प्रयोग के कारण अन्य ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों से भिन्न थी। दुर्ग जैसे भवन का आधार प्रकट करता है कि मेवाड़ क्षेत्र की इस संस्कृति ने कोई न कोई राजनीतिक सामाजिक संगठन विकसित कर लिया था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व यह स्थान उसी प्रकार व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया था जिस प्रकार 1500 ईसा पूर्व में आहड़ था। यहाँ के उत्खनन में मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं और इन मूर्तियों में महत्वपूर्ण है सांड की मूर्ति। गणेश्वर और बालाथल के अलावा राजस्थान के विभिन्न स्थानों से हमें अन्य सभ्यताओं की जानकारी भी प्राप्त होती है, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान में ये सभ्यताएं विकसित थीं। जैसे उदयपुर से बागौर सभ्यता, जयपुर में जोधपुरा सभ्यता, भरतपुर से नोह, खेतड़ी से सुनाड़ी और बाड़मेर में तिलवाड़ा, चित्तौड़ से नगरी, जयपुर में रेड़ और सांभर के निकट नलियासर, टोंक में नगर, गंगानगर में रंगमहल और जालौर में भीनमाल। इन स्थानों से हमें राजस्थान की प्रागैतिहासिक संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। इनमें से कुछ के बारे में थोड़ा बहुत आपको यहाँ बताया जाएगा। इनमें हम लेते हैं रंगमहल। रंगमहल प्राचीन सरस्वती नदी के पास स्थित है, जहाँ डॉक्टर हन्ना रिड के निर्देशन में एक स्वीडिश एक्सपीडिशन दल द्वारा 1952 और 54 में खुदाई की गई। यहाँ से कुषाणकालीन और पूर्व गुप्तकालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह संस्कृति यहाँ 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के आसपास पनपी। हनुमानगढ़ जिले के ही बड़ोपल, टावली आदि स्थानों पर उत्खनन में पुरातात्विक महत्व की सामग्रियां प्राप्त होती हैं। अगला क्षेत्र है भरतपुर का नोह। भरतपुर से 6 किलोमीटर दूर आगरा रोड पर स्थित नोह नामक क्षेत्र पर खुदाई में 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ चित्रित सलेटी रंग एवं गेरू रंग के पात्रों के अवशेष प्राप्त होते हैं। बाद के स्तरों में तांबे के सिक्के, कुषाणकालीन एवं मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं। यहाँ से प्राप्त वस्तुओं से ज्ञात हुआ है कि ईसा पूर्व 12वीं शताब्दी में यहाँ लोहे का प्रयोग होता था। नेक्स्ट है गिलुंड। राजसमंद के पास ही बनास नदी के तट से कुछ दूरी पर गिलुंड क्षेत्र में खुदाई हुई और यहाँ ताम्रयुगीन सभ्यता और उससे बाद की सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। गिलुंड आहड़ सभ्यता का ही एक विस्तार रूप है। 2004 में यहाँ की खोज हुई और ये पता चलता है कि ये आहड़ का ही एक रूप था। भीलवाड़ा का एक क्षेत्र है बागौर। यहाँ से हमें सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। अगर आपको ध्यान है, बागौर मध्यपाषाण और नवपाषाण काल का भी एक प्रमुख क्षेत्र रहा है। भीलवाड़ा जिले की कोठारी नदी पर बसे हुए कस्बे के एक टीले का उत्खनन 1967-69 में V.N. मिश्र और डॉक्टर L.S. लेस्नी द्वारा करवाया गया। यहाँ 3000 ईसा पूर्व से लेकर ईसवी सन के प्रारंभ तक की सभ्यताओं के अवशेष विभिन्न स्तरों पर मिले हैं। इनमें उत्तर पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष भी हैं। चित्तौड़गढ़ की नगरी क्षेत्र। चित्तौड़गढ़ से 13 किलोमीटर दूर नगरी, जिसे प्राचीन मध्यमिका कहते हैं। आप लोग जब आगे का इतिहास पढ़ेंगे तब आप लोग पढ़ेंगे कि नगरी पर यवनों का आक्रमण हुआ है, जिसका उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य से हमें प्राप्त होता है और इस नगरी को प्राचीन समय में मध्यमिका कहा जाता था। 1904 में डॉक्टर भंडारकर ने जब यहाँ की खुदाई कराई तब यहाँ हमें शिवी जनपद के सिक्के मिले हैं, जिनसे इस क्षेत्र का शिवी जनपद होना साबित होता है। इस जनपद क्षेत्र के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। यहाँ से हमें गुप्तकालीन कला के अवशेष भी मिलते हैं। जयपुर में स्थित जोधपुरा, यहाँ से हमें सुंग एवं कुषाणकालीन अंतिम स्तर के अवशेष प्राप्त होते हैं। यहाँ लौह उपकरण बनाने की भट्टियाँ भी मिलती हैं। खेतड़ी के पास स्थित सुनारी, यहाँ से खुदाई में लोहे के अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं।
बाड़मेर में स्थित तिलवाड़ा क्षेत्र, ये भी पाषाणकालीन क्षेत्र है। बाड़मेर जिले की लूनी नदी के किनारे बसे इस स्थल के उत्खनन से 500 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक के समय में विकसित सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त होते हैं। टोंक में स्थित रेड़ निवाई तहसील के इस गांव में पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता तक के अवशेष प्राप्त होते हैं। यहाँ लौह सामग्री का विशाल भंडार प्राप्त हुआ है, इसीलिए इसे भारत का प्राचीन टाटानगर कहा जाता है। रेड़ को प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। नलियासर जयपुर जिले में सांबर के निकट सांबर झील के पास इस स्थान पर खुदाई से चौहान युग से पूर्व की सभ्यता का ज्ञान प्राप्त हुआ है। टोंक का नगर क्षेत्र उनियारा कस्बे के पास स्थित इस स्थान से, जिसका प्राचीन नाम मालव नगर था, बड़ी संख्या में मालव सिक्के और आहड़ मुद्राएं मिली हैं, जो ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी तक की सभ्यता के प्रतीक रूप हैं। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से हमें बहुत सारी ऐसी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं जो वस्तुएं हमारे प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक स्थान के लिए महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद। यहाँ मैं आपको अभी एक बार फिर से रिवाइज करा रही हूँ कि किन किन क्षेत्रों की कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो हमारे लिए ऐतिहासिक अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पुरापाषाण काल, नागौर से हमें हस्तकुठार, विदारणी, चॉपर, स्क्रैपर, पॉइंट आदि उपकरण प्राप्त होते हैं। उत्तर पाषाण काल, तिलवाड़ा और बागौर, यहाँ से हमें लघु पाषाण उपकरण, मृदा पात्र, ज्यामितीय आकार के पाषाण उपकरण, मृदभांड, ताम्र उपकरण, धातु निर्मित उपकरण प्राप्त होते हैं। अब आते हैं ताम्रपाषाण काल पर। गणेश्वर, जो इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया गया है, ताम्र टुकड़े, ताम्र चापर, ताम्र तीराग्र, ताम्र मुद्रिकाएं, ताम्र चूड़ियाँ, ताम्र आभूषण और ताम्र चक्र प्राप्त होते हैं। जोधपुरा, कपिशवर्णीय मृदपात्र, ईंटों की नीवें, पाषाण मनके, लोहे गलाने की भट्टियाँ, अस्थि निर्मित मातृकाएं, जिन्हें हम मातृ देवी की मूर्तियाँ कहते हैं, त्रिरत्न, स्वास्तिक और मत्स्याकृति। कालीबंगा, ईंटों से निर्मित सुरक्षा प्राचीर, तंदूर नुमा चूल्हे, मृदभांड संरचनाएं, गुहावशेष, कृषि साक्ष्य, लघु पाषाण उपकरण, मानवाकृतियाँ, पशु पक्षी की आकृतियाँ। आहड़ से ताम्र अवशेष, लौह अयस्क सामग्री, ब्राह्मी लिपि में अंकित सीलें, सिक्के, मृदपात्र। बालाथल, सुरक्षा प्राचीर, मृदपात्र, पाषाण ओखलियाँ, सिलबट्टे, मिट्टी की पशु आकृतियाँ, पशु पक्षी के अस्थि अवशेष। गिलुंड, आवासीय अवशेष, मृदपात्र, लघु पाषाण उपकरण, ताम्र मुद्रिका, चौपड़ की मोहरें, मिट्टी की पशु आकृतियाँ, नृत्य मुद्राएं और चिकतेदार हरिण। नौह, चमकदार खंडित मृदपात्र खंड, लौह के खंडित अवशेष और सलेटी रंग के चित्रित मृदभांड, जिन्हें कपिशवर्णीय भी कहते हैं, त्रिरत्न। विराटनगर से अष्टभुजी स्तंभ, भवन निर्माण सामग्री। विराटनगर का तात्पर्य है बैराट। पॉलिश युक्त पाषाण खंड, अशोक छत्र के भग्नावशेष, रजत मुद्राएं, मौर्यकालीन सभ्यता के काले पॉलिशदार मृदभांड, चित्तौड़ के नगरी से शिलालेख, सिक्के, लाल रंग के मृदभांड, सुरक्षात्मक प्राचीर, मानव एवं पशु आकृतियाँ वाली मृण मूर्तियाँ, ताम्र मुद्रिकाएं, हाथी दांत मुद्रिका। सांभर से गुप्तकालीन मृदपात्र और मिट्टी की मूर्तियाँ। टोंक के ऋण से आवासीय भग्नावशेष, लौह अयस्क के उपकरण, पत्थर, सीप, हाथी दांत और कांसा निर्मित मनके, शीशे की मोहरें, मालव जनपद के ताम्र सिक्के, गजमुखी यक्ष की मूर्ति। टोंक के नगर से इसका उत्खनन कार्लाइल ने कराया। महिषासुर मर्दनी की प्रतिकीर्ति, पॉटरी जार, कामदेव और इंद्र की मिट्टी की मूर्तियाँ, शंख के चूड़े, मनके और सिक्के। हनुमानगढ़ के रंगमहल से
भवन संरचनाएं, नंदी, ऊंट और गायों की मिट्टी की मूर्तियां, भारोत्तोलक, बांट, मुद्रिकाएं, लौह तीराग्र या बाणाग्र, हंसिए, एकमुखी शिवलिंग, उमा महेश्वर की मिट्टी की मूर्तियां। जालौर के भीनमाल से मिट्टी के पात्रों पर रोमन एम्फोरा की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। ये सारी साक्ष्य हमें विभिन्न स्थानों से प्राप्त होते हैं जो इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।